Very warm greetings to all. Let's start with the CBSE class 10th science tutorial first. Now here we'll be going through the chapter first, chemical reaction and equations. And before moving to this, we will study some basics so that we can understand exactly what are the chemical reactions and what are the chemical equations, how to balance those equations. So first we need to understand what is actually a chemical reaction. So if you see the nature, the things keeps on changing. Either their shapes changes, their size changes, or the new products forms. So many things happening in the nature that keeps on changes. तो जो हमारे कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो, जैसे हमने एक पेड़ लिया, पेड़ कट के छोटा हो गया, लेकिन वो पेड़ ही है, दोनों पीसेस पेड़ ही हैं, तो उसमें कोई नया चीज़ नहीं बना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं वो। और कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिसमें कोई नई चीज़ बनने लगती है। जैसे अगर हम लोहा देखें तो लोहे को जंग लगने लगता है और एक छोटे सा पाउडर फॉर्म में एक रस्टिंग हमारे ऊपर जमने लग जाती है, एक नया मटेरियल बनने लग जाता है, तो वो हमारे कुछ केमिकल चेंजेस आ जाते हैं। तो ये एक्चुअली कैसे होता है, फिजिकल चीज़ क्या है, केमिकल चेंज क्या है। एक्चुअली अगर हम देखें तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स इन सब से मिल के बनी हुई हैं। इनमें कहीं ना कहीं एटम्स हैं, कहीं ना कहीं इनका स्ट्रक्चर है जो मिल के ये चीज़ें बनाते हैं। वो एटम डिफरेंट होते हैं और वो आपस में जुड़ते हैं, जुड़ के वो एक कंपाउंड मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ इस टाइप से बनाते हैं। तो जैसे आपने नेचर में देखा होगा कि हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। अगर हम उसकी बात करें तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हमें बताए हुए हैं। ये एलिमेंट्स अपने आप में एक अलग एक एटम्स, इनके जो एटम्स होते हैं ये हमको 20, 12, 4 सब इनके एटॉमिक नंबर्स बताए हुए हैं। तो ठीक उसी तरह से इनके एटम्स हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो बिल्कुल ही और छोटे चले जाएं, छोटे करते 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 एक हमारे बहुत छोटे पार्टिकल्स आते हैं, एटम्स। तो ये उन एटम्स के थ्रू बने होते हैं। तो हर एटम में एक अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है जिससे हर एलिमेंट अलग अलग ढंग से बिहेव करता है। तो अगर मैं इनके एटम्स देखना चाहूँ तो वो एटम्स मुझे अलग अलग टाइप से दिखेंगे। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये H2O हम वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन सब में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के वो वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं। तो ये सब छोटे छोटे से अलग अलग एटम्स हैं जो अलग अलग नंबर्स में जुड़ते हैं और कोई नया कंपाउंड बना देते हैं। तो अब ये एटम्स आमतौर पे दिखते कैसे हैं उसका मैं आपको एक हल्का सा आइडिया देता हूँ। ये जैसे ये मैंने यहाँ पर एक एटम्स लिए हुए हैं। ये मेरा आप देखेंगे यहाँ पे मेरे हाइड्रोजन एटम, ये मेरे वाइट कलर में आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मेरे हाइड्रोजन एटम्स हैं जो आपस में बॉन्ड हुए हुए हैं, H2 मॉलिक्यूल बना हुआ है एक हमारा। ये मेरा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये वाला। आप मेरा एरो कर्सर देखते रहें तो ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ जाता है। वैसे ही जब मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक रेशियो में मिलाता हूँ कि 2 हाइड्रोजन के ले लेता हूँ मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का ले लेता हूँ, तो मेरे को वो H2O फॉर्म हो जाता है। तो ये आपके सामने कि H2O बना हुआ है, कि इसमें रेड कलर का जो है ये हमारा ऑक्सीजन हो गया और 2 हाइड्रोजन के उसके साथ जुड़ गए हैं, तो ये एक मॉलिक्यूल हमारा H2O बन जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे पास ये ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हैं ये एक मैग्नीशियम का एक आ गया है एटम, और यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के MgO बना दे रहा है। इसमें हमने H2 भी ले लिए हैं साथ में 2। तो ये आपका एक फेरस का आ जाता है। यहाँ पे मैंने 3 फेरस के ले लिए हैं मॉलिक्यूल्स और 4 मेरे जो हैं ऑक्सीजन के आ गए हैं। तो ये F3O4 मेरा एलिमेंट बना दे रहा है। तो इस टाइप से जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे ये हमको दिखते हैं, ये एटम्स हैं। अब इन एटम्स के अंदर भी कुछ होता है, वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो अगर मेरे को वो चीज़ देखनी है तो वो भी हम यहाँ पे एक हल्का सा आइडिया ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने मैग्नीशियम ले लिया, तो मैग्नीशियम के अंदर अगर मैं देखूंगा तो मेरे को उसका जो बीच में ये देखिए इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डिफरेंट आ जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जिसको हम एटॉमिक नंबर भी बोल देते हैं। तो ये डिफरेंट आ जाते हैं यहाँ पर। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये एक डिफरेंट प्रॉपर्टी अपने अंदर रखता है, फिर उसका डिफरेंट बिहेवियर आ जाता है। वो हम आगे जब भी आगे पढ़ेंगे उसको स्टडी करेंगे। तो इस टाइप से आप जो है
इनको देख सकते हैं। वैसे ही आप अभी यहाँ देखिए कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको आप काउंट भी करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, तो जो कि उसका एटॉमिक नंबर बता देगा, जैसे 12 हो जाएंगे। वैसे ही अगर मैं हाइड्रोजन ले लेता हूँ तो इसमें आप देखेंगे कि आपको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये इसका बिहेवियर ये अलग ढंग से बिहेव करता है, ये अलग मटेरियल हमारा हो जाता है। तो इस टाइप से हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये सारे मिलके हमारे एक पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। तो इसको हम आगे और स्टडी करेंगे डिटेल में। तो ये तो जस्ट एक आइडिया था कि कैसे छोटे छोटे से जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में उनके एटम्स हैं, वो एलिमेंट्स के पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटम्स आपस में मिल रहे हैं, और या तो वो एक ही एलिमेंट दो एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना सकता है, जैसे हमने अभी हाइड्रोजन का देखा था। वैसे ही आपके अलग अलग एलिमेंट्स भी मिलके एक कंपाउंड बना सकते हैं, एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो इस टाइप से हमारी चीज़ें बनती हैं, जो नेचर में हमारी काफ़ी सारी चीज़ें हमको दिखती हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे जो है समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो सब चीज़ें जो बनी हैं, अगर तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, जब कोई चीज़ बदलती है और उसके ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो हमने एटम्स अभी देखे, जो स्ट्रक्चर उसका जो होता है, जो केमिकल स्ट्रक्चर जो सारे जुड़ के बने होते हैं, वो अगर नहीं बदलता है, लेकिन उसका साइज, शेप, बाकी कुछ चीज़ें, उसका स्टेट हो सकता है बदल रहा हो, लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो एलिमेंट्स आपस में जुड़ के बने हैं, वो वही के वही हैं, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, पानी ले लिया, पानी को मैंने फ्रिज में रखा और वो आइस बन गया, तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर मैं बर्फ़ का भी स्ट्रक्चर खोल के देखूंगा तो वहाँ पे मुझे उसके अंदर H2O ही दिखाई देगा, और जो नॉर्मल पानी था उसका भी स्ट्रक्चर में देखूंगा तो उसमें H2O ही दिखाई दे रहा है। तो जो उसका जो एलिमेंट्स उसमें है और जो नंबर ऑफ एटम्स उस एलिमेंट्स में लगे हुए हैं, जो रेशियो उसका बना हुआ है प्रॉपर मेंटेन्ड है, तो वो हमारा फिजिकल चेंज में आ जाता है कि उसमें कोई चेंज आए, शेप में चेंज आ गया, हाफ ग्लास में मैंने इधर पानी ले लिया, हाफ में इधर ले लिया, पहले वो फुल ग्लास था, तो ये आप कह सकते हो। या फिर मैंने बर्फ़ ले ली, वो बर्फ़ का स्टेट चेंज हो गया है, तो वो एक फिजिकल चेंज आया, पर उसका केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बना है, तो वो हमारा केमिकल चेंज नहीं होगा, वो फिजिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज में क्या होता है, हमारा जो 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 हमारे कंपाउंड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक होके नए रिएक्टेंट्स के साथ जोड़ के वो कुछ नया कंपाउंड बना लेते हैं, कोई नया सब्सटेंस बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं, वहाँ पर क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। इसी का एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, अगर हम बात करें तो ये आ जाता है हमारा, अगर हम पानी लें और उसमें एक नमक मिलाएं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पानी में जब हमने नमक मिलाया तो वहाँ पर एक चेंज आया उस पानी के अंदर, जिसे आप फील भी कर सकते हैं, जब आप पीते हैं तो आपको नमकीन लगता है। वैसे ही अगर आप एक पानी लें, उसमें शुगर मिलाएं, तो उस वाटर में जब हमने शुगर मिलाया है तो वहाँ पर भी आपको एक चेंज दिखाई देगा, उसमें मीठापन आ जाता है, स्वीट हो जाता है। लेकिन दोनों प्रोसेसेस अपने आप में अलग हैं। जो पानी में मैंने नमक मिलाया वो प्रोसेस मेरा केमिकल चेंज आ जाता है, और जो पानी में मैंने शुगर मिलाया वो मेरा फिजिकल चेंज आ जाता है। क्योंकि जब मैं पानी में नमक मिलाता हूँ तो जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, नमक हमारा NaCl एक जुड़ा हुआ प्रोडक्ट होता है, जैसे ये पानी में जाता है तो Na अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है, ये दोनों अलग होके अलग से कंबाइन करके एक नई चीज़ बना लेते हैं। लेकिन जब हम पानी में चीनी मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि चीनी जो है वो अपने छोटे फॉर्म में ही रहती है, और सुक्रोज के फॉर्म में ही रहती है, जो चीनी में भी रहती है, और जब उसका छोटे 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 पार्टिकल्स में भी हो जाती है तो भी वो सुक्रोज के बेसिक फॉर्म में ही रहती है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा एक फिजिकल चेंज हो गया, क्योंकि उसमें उसने अपने नए सब्सटेंस नहीं बनाए होते, नए केमिकल कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाया होता, कोई रिएक्शन नहीं हुआ होता। तो इस टाइप से बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि फिजिकल और केमिकल चेंज में देखना, और कई बार बड़ा ईजी हो जाता है। जैसे मैंने एक लकड़ी का पीस लिया, उसको काट दिया, तो सिंपल सा है, फिजिकल चेंज होगा, उसके केमिकल में कोई चेंज नहीं आया। लाइक दैट बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, वो हम आगे देखते हैं। तो ये हमारे फिजिकल चेंज जो है, ये हमारा यहाँ पर आता है कि मटेरियल में चेंज शेप और फॉर्म while undergoing a physical change, but no chemical reaction or no new compounds will produce. So this is physical change. और जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, वुड चॉपिंग, ये सब हमारे एग्जाम्पल आ जाते हैं। अब हम देखते हैं केमिकल चेंज क्या होता है। तो केमिकल चेंज में आता है हमारा कि केमिकल चेंज ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ न्यू सब्सटेंस। जैसे हमने कुकिंग किया फूड का, तो आयरन जो रस्ट लगता है उसको, ये सब हमारे केमिकल चेंजेस आ जाते हैं। इसमें स्टेट भी चेंज हो सकती है, इसमें कलर भी चेंज हो सकता है, इसमें टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, इसमें गैस भी इवॉल्व कर सकती है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जिससे हमको पता लगता है कि एक केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद जो केमिकल चेंज है उसका असली मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन
जो है वो हमारा हो रहा है। दैट मीन्स देयर इज अ केमिकल रिएक्शन विच इज़ हैपनिंग ओवर देयर। यानी कि केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, मतलब कि अगर मैं केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो वहाँ पर आप देखोगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, तो उससे एक नया सब्सटेंस क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जैसे मैं अगर कोई टेस्ट ट्यूब लेता हूँ, उसमें मैग्नीशियम के कोई वो ले लेता हूँ, क्या कहते हैं, कोई फायर स्पिरिट लैम्प या कोई भी चीज़ पे मैं रख के मैग्नीशियम की कोई टेप ले लेता हूँ, उसको मैं बर्न करता हूँ, तो जब वो बर्न होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, नीचे पाउडर फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड उसका इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जो कि वाइट कलर में होगा, वो एक नया सब्सटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन के लिए बेसिकली मुझे ज़रूरत किस चीज़ की हो रही है, केमिकल रिएक्शन के लिए मुझे ज़रूरत हो रही है एक रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट वो चीज़ हो गई जो आपस में जुड़ के आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करने के बाद एक आउटपुट प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो वहाँ पे आउटपुट प्रोडक्ट क्या बन रहा है मेरा, वो मेरा एक फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो हो जाएगा। तो एक इसमें रिएक्टेंट्स हैं जो बेसिक पहले इनिशियली आपस में जुड़ रहे हैं, उसके बाद एक फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। जैसे मान लो साल्ट है और वाटर है, तो H2O और NaCl एक क्या बन गए मेरे, ये रिएक्टेंट बन गए। जब ये दोनों मिला तो मुझे एक सॉल्ट वाटर मिल रहा है, वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा आउटपुट प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो और ऑक्सीजन जो है ये दोनों चीज़ें मिलके क्या हो गई, ये रिएक्टेंट हो गई, जो आपस में मिलने लगे, और इससे आउटपुट प्रोडक्ट मेरे को क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मेरा क्या बन जाता है, दिस इज़ नथिंग बट, ये मेरा बन जाता है एक प्रोडक्ट। तो ठीक उसी तरह से अब जब ये चीज़ें मिलती हैं और एक आउटपुट प्रोडक्ट बनता है, तो उससे हमें एक इक्वेशन फॉर्म होने लगती है कि दो चीज़ें एक तरफ मिल रही हैं और दूसरी तरफ मुझे तीसरी चीज़ मिल रही है, तो ये एक इक्वेशन बन जाती है, इक्वल टू का साइन आ जाता है, लेफ्ट साइड बन जाता है, राइट साइड बन जाता है। तो यहाँ की लेफ्ट साइड में कुछ हो रहा है जिसके कारण मुझे राइट साइड में कुछ मिल रहा है, तो हम इसे एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं इससे। जैसे हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं कि कोई चीज़ इसके बराबर है, इसके इक्वल है, तो हम एक इक्वेशन बोल देते हैं उसको, वैसे यहाँ पर भी एक हमारी इक्वेशन बनने लगती हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड इक्वेशन लेता हूँ, यानी कि मैं वर्ड्स के फॉर्म में लिख देता हूँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मुझे क्या मिल गया, प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी को मैं एक सिंबल्स के फॉर्म में, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, जो कि हो जाता है Mg, जहाँ मैंने मैग्नीशियम की जगह उसका सिंबल लिख दिया, और O2, ये O22 हमेशा सब्सक्रिप्ट के फॉर्म में लिखा जाता है, तो O2 हो जाएगा। तो ये मेरा रिएक्टेंट्स हो गए, इससे बन के मेरा एक सिंबल बन गया फाइनली मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको भी मैंने सिंबल फॉर्म में लिख लिया MgO। तो ये मेरी एक केमिकल इक्वेशन बन जाती है यहाँ पर। तो ये मेरे को ये चीज़ दे रही है, बीच में प्लस का साइन ये बताता है कि कौन से दो चीज़ आपस में मिल रहे हैं, और ये एरो का साइन मुझे बताता है कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है और क्या आउटपुट मेरे को वो दे रहा है। तो अब जब इक्वेशन हम बना रहे हैं तो इक्वेशन में ये चीज़ आ जाती है कि वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो जो बैलेंस इक्वेशन होती है वो मेरी होती है, अगर हम बैलेंस इक्वेशन की बात करें तो वो मेरी होती है जिसमें हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, कि कोई भी प्रोडक्ट है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर। तो बेसिकली यहाँ पर भी यही चीज़ हो रही है कि हमारी जो हमारी इक्वेशन है, इसमें अगर मैं यहाँ Mg और O2 दो चीज़ें मिला रहा हूँ, तो फाइनल जितना इसका मास है उतना ही फाइनल प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। तो मास बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड होता है, वो एटम से रिलेटेड होता है, कि जितने नंबर ऑफ एटम्स मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, टोटल एटम्स भी वहाँ पर भी उसी चीज़ के उतने ही होने चाहिए, तभी इसका मास बराबर रहेगा। अगर मास कम ज़्यादा हो रहा है मतलब वहाँ से कोई एलिमेंट्स या कोई एटम्स हमारे अलग हो रहे हैं, जिसके कारण वो चीज़ वहाँ नहीं पहुँच रही, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो दोनों के जो मासेज हैं वो तभी सेम रह सकते हैं जब दोनों साइड के जो एटम्स भी हैं वो भी यहाँ पर भी फाइनल में भी और इनिशियल में भी सेम रहें। तो इसको हम आगे देखेंगे। तो जिसमें सेम रहते हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर मान लो ये लेफ्ट साइड है Mg प्लस O2 और राइट साइड मेरा MgO आ रहा है, तो अगर दोनों में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, नंबर ऑफ एटम्स सेम है इंडिविजुअल एलिमेंट्स के, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, वो बैलेंस्ड इक्वेशन है। अगर वो सेम नहीं है, कहीं वेरिएशन आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, स्केलेटल और अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल Mg प्लस O2 ही मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे Mg का एक एटम है, Mg के सब्सक्रिप्ट में यहाँ पे 1 है, तो Mg का एक एटम है, O के सब्सक्रिप्ट में यहाँ 2 है, यानी कि यहाँ पर O के 2 एटम्स हैं। अब मैं प्रोडक्ट देखता हूँ तो वहाँ पर Mg का एक एटम है, ठीक है, Mg तो बैलेंस हो रहे हैं, पर O का कितना है, O का भी 1 एटम है। पर ये तो गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि पहले वाले में O के 2 एटम्स थे जो लेफ्ट साइड में, यहाँ पे O का 1 एटम है, मतलब यहाँ मास का वेरिएशन आ जाएगा। तो इसीलिए ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो जाती है। इसको हम आगे देखेंगे,
इसको कैसे बैलेंस करना है। तो ये हमारा जो है बेसिकली एक फॉर्म हमारा बन जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी बैलेंस इक्वेशन है या अनबैलेंस इक्वेशन हमको दी हो, उसे हमने बैलेंस कैसे करना होता है, अब हम इसको देखते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक यहाँ पे लेके जाता हूँ, जहाँ पर आपको एक जैसे ये मेरे पास एक अनबैलेंस इक्वेशन दी हुई है और ये मेरे पास बैलेंस इक्वेशन दी हुई है। उसको हम और फर्दर स्टेट्स में भी लिख सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस स्टेट में है, सॉल्यूशन स्टेट में है, गैस स्टेट में है, किस में है, तो किस फॉर्म में, वो भी हम उसमें सॉलिड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, एक्वस सॉल्यूशन में है। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर उसको बता सकते हैं। तो लेट्स सी दैट वो कैसे करना है। इसमें हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन भी देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा एक, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक मैं यहाँ पर एक एलिमेंट्स ले लेता हूँ। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे जिंक ले लिया, Zn ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ H2SO4। तो जब मैं Zn और H2SO4 लूँगा तो मेरे को उसका जो आउटपुट है वो क्या मिल जाएगा, वो हम देख लेते हैं। तो अगर मैं Zn और H2SO4 लेता हूँ तो मेरे को उसका आउटपुट वो क्या दे देगा। तो जो उसका आउटपुट है वो मेरे को दे देगा ZnSO4 प्लस H2। तो ये मेरा एक आउटपुट बन जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ये मेरा आउटपुट बन गया है। तो अब मैं इस आउटपुट को अगर ध्यान से देखूँ तो क्या ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, मुझे ये देखना है पहले। तो यहाँ पे Zn का इसको देखने के लिए सबसे पहला तरीका, इसमें कुछ स्टेप्स भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले मैं आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ कि बैलेंस या अनबैलेंस कैसे चेक करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ। इसमें मैं पहले एलिमेंट लिख लेता हूँ कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं पूरे में। उसके बाद मैं देख लेता हूँ कि राइट साइड में मेरे पास कौन से एलिमेंट्स हैं और लेफ्ट साइड में मेरे पास कौन से एलिमेंट्स हैं और वो कितने हैं, ये देख लेता हूँ। तो पहले मैंने यहाँ देख लिया, मेरे पास एक Zn एलिमेंट इसमें आ रहा है, ओके Zn आ गया। एक मेरे पास H आ रहा है, हाइड्रोजन, मैंने H ले लिया। एक मेरे पास S आ रहा है, सल्फर आ रहा है। एक मेरे पास ऑक्सीजन आ रहा है, मैंने ऑक्सीजन ले लिया। वैसे ही मैंने यहाँ पर भी देख लिया, तो मेरे पास वही सारे इस तरफ भी हैं, प्रोडक्ट में भी वही हैं। ठीक है, मेरे पास ये चीज़ें मैंने ले ली, एलिमेंट सारे बन गए। अब मैं इसका देखता हूँ रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया एरो के इस तरफ वाला, और एरो के इस तरफ वाला राइट हैंड साइड हो गया जो प्रोडक्ट है हमारा। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास पर्टिकुलर एलिमेंट्स के कितने एटम्स है वो मैं देख लेता हूँ। तो Zn का मेरे पास कितना है यहाँ पर 1, तो Zn का मेरे पास 1 एटम हो गया। उसके बाद मैं इसमें और कहीं Zn तो नहीं है, इस लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है। अब यहाँ पर आता हूँ, हाइड्रोजन के मेरे पास 2 हैं। देखिए आप, ये बेसिकली H2SO4 कैसे लिखा जाता है, वो लिखने का सही तरीका मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये ऐसे लिखा जाता है H2SO4। बस आप मेरे माउस कर्सर को ध्यान से देखिएगा, उसी तरफ मैं आपको गाइड करता जाऊँगा। तो जो H2SO4 है उसको सबस्क्रिप्ट में 2 और 4 लिखा जाता है, तो वो यहाँ पर हमने ऐसे लिखा हुआ है H2SO4। तो बेसिकली 2, ये 2 डिनोट कर रहा है कि कितने एटम हाइड्रोजन के हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के मेरे पास 2 एटम्स हो गए रिएक्टेंट साइड में। सल्फर के कितना है यहाँ देखिए, पॉ में अगर इसके सबस्क्रिप्ट में 1 है तो इसको मैं 1 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 1 आ गया। ऑक्सीजन के मेरे पास 4 हैं, तो ऑक्सीजन के देखिए यहाँ पे ये 4 हैं, तो ऑक्सीजन के मेरे पास 4 हो गए। तो ये तो मेरा हो गया रिएक्टेंट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। अब यही मैं राइट हैंड साइड में देखता हूँ, तो राइट हैंड साइड में मेरे पास Zn कितना है, 1 है, ओके 1 है। लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 था, ये तो चलो बैलेंस दिख रहा है। SO4 में मैंने देखा 4 है, S 1 है, तो S भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ओके चलो। O देखते हैं, O यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, चलो गुड। और हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, और इस तरफ भी मेरे पास हाइड्रोजन 2 आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड में मेरे पास रिएक्टेंट्स में कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, और राइट साइड में प्रोडक्ट में भी मेरे पास कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। यानी कि इनका जो मास होगा वो भी कैसा होगा, सेम होगा, मास में भी कोई वेरी नहीं होगा, इंडिविजुअल भी काउंट सेम कर रहे हैं। तो ये मेरे को टोटल मास जो है इसका सेम दे रहा है, यानी कि ये इक्वेशन मेरी कैसी हुई, ये इक्वेशन मेरी बैलेंस्ड इक्वेशन हुई। सो आई नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। तो ये मेरी बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब यही मैंने चेक करना है कि अब मैं कोई और इक्वेशन लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फेरस ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यहाँ पे मैं H यहाँ पर हम ले सकते हैं, से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया है, अगर फेरस के साथ मैं ले लेता हूँ H2O वगैरह, अगर मैं H2O ले लेता हूँ
और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, if I take over here, तो मेरे को यहाँ पे Fe3O4 मिल गया मान लीजिए, और यहाँ पे मैं H2 ले लेता हूँ, यहाँ मेरा H2 बन जाएगा। तो अब मैं अगर ये इक्वेशन लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ये इक्वेशन ली है, तो अब इस इक्वेशन में अगर मैं देखूँ तो मेरा फेरस यहाँ पर आ गया है, एक हाइड्रोजन आ गया है, दो एटम्स हाइड्रोजन के आ गए हैं, ऑक्सीजन आ गया है, और आउटपुट में मेरे को Fe3O4 मिल रहा है, और साथ में H2 मिल रहा है। मान लीजिए ये इक्वेशन मेरे को दी हुई है। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो फेरस मेरे पास कितना है? फेरस मेरे पास लेफ्ट साइड में 1 है, तो फेरस 1 हो गया। चलिए ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। चलो हाइड्रोजन भी मेरे पास 2 हो गए। अब मैं देखता हूँ ऑक्सीजन कितना है मेरे पास, ऑक्सीजन 1 है। चलिए ये भी मेरे पास 1 हो गया। अब मैं प्रोडक्ट में जाता हूँ, तो प्रोडक्ट में मैं देखता हूँ कि प्रोडक्ट में मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स, फेरस कितने हैं? Fe3 है, तो यहाँ पे मेरे पास Fe3 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये Fe3 ऐसे आएगा, Fe3O4, तो Fe3 आ रहा है मेरे पास। तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास जो Fe है वो 3 हो गए प्रोडक्ट में, जबकि रिएक्टेंट में कितने हैं? 1 है खाली। और O कितना है मेरे पास? O मेरे पास यहाँ पे 4 है, जबकि यही चीज़ प्रोडक्ट में 4 है, बट रिएक्टेंट में कितनी है? 1 है। Fe देखिए 1 है, यानी कि जो O है वो भी यहाँ 1 है, और यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे देखिए Fe और जो O है ये दोनों इम्बैलेंस्ड है। यहाँ पे H कितना है? 2 है, यहाँ पर भी H कितना है? 2 है। तो ये मेरे दो बैलेंस्ड है। तो अब ये इक्वेशन मेरी क्या हो गई? ये अनबैलेंस्ड हो गई। ये देखिए यहाँ 4 टोटल एटम्स बन रहे हैं, यहाँ पे टोटल एटम 9 बन रहे हैं, तो ये अनबैलेंस्ड हो गई। तो ये हमको ध्यान रखना है कि कभी भी हम जब प्रोडक्ट बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, तो उसको हमें बैलेंस करना होता है, क्योंकि बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों का, रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का जो मास होना चाहिए वो टोटल सेम होना चाहिए दोनों का। तो लेट्स सी दैट। अब इसको हमने कैसे बैलेंस करना है वो देखते हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल या एलिमेंट उठाएंगे जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स अपने अंदर रख रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो Fe3O4 में सबसे ज़्यादा एटम्स आ रहे हैं, 4 और 3, 4 5 6 7 एटम्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसको बैलेंस करूँगा। आई फर्स्ट बैलेंस Fe3O4। अब इसको बैलेंस करने के लिए भी इसमें भी मैं वो उठाऊंगा जो सबसे ज़्यादा एटम्स कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे Fe3 कर रहा है और O4 कर रहा है। तो सबसे पहले मैं 4 को बैलेंस करता हूँ। तो 4 को बैलेंस करने के लिए अब हम क्या करेंगे? एक चीज़ का हमने बैलेंसिंग में ध्यान रखना है कि हमारा प्रोडक्ट चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी चेंज हो सकती है, यानी उसकी केमिकल कंपोजिशन सेम रहनी चाहिए, पर उसकी क्वांटिटी चेंज हो सकती है। हो सकता है Fe3O4 2 बन जाए, 3 बन जाए, 4 बन जाए, पर वो रहना Fe3O4 ही चाहिए, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। तो हम इसके केमिकल फॉर्मूले को कोई चेंज नहीं करेंगे। हम चाहे तो इसके बाहर एक बॉक्स बना सकते हैं कि इसको हमने बिल्कुल भी अनटच रखना है, यानी H2O, Fe, Fe3O4, H2 ये बिल्कुल अनटच रहेंगे। हम सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नंबर्स कितने आ जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, 3 4 5 कितने हो जाते हैं, वो हमने यहाँ पे देखना है। तो उसको कैसे करेंगे अभी हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम O को बैलेंस करते हैं। तो O4 है मेरे पास यहाँ पर, और यहाँ पर O कितना है? 1 है। तो अब इसको मैं कैसे बैलेंस कर सकता हूँ? मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं 4 यहाँ नहीं लगा सकता उसके सबस्क्रिप्ट में। अगर वो लगाऊंगा तो एक केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगी, H2O4 कुछ बन जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे 4 कहाँ लगाना होगा? मुझे 4 इसके सामने लगाना होगा, यानी 4 मॉलिक्यूल या 4 H2O मॉलिक्यूल्स मैं कह सकता हूँ है मेरे पास। तो उससे मेरी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती है, क्वांटिटी चेंज हो जाती है। तो क्वांटिटी ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स आर मोर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 4 ले लेता हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने 4 कर दिया, और यहाँ पे मेरा कुछ नहीं आएगा, यहाँ मेरा 4 ऑलरेडी है। तो 4 और 4 अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन मैच कर गए। तो एक चीज़ तो मेरे को समझ में आ गई कि अब मैंने जो चेंज किया वो क्या किया, ऑक्सीजन की जो नए यहाँ पर था, जो न्यू मेरा रिएक्टेंट में जो मैंने न्यू चेंज किया वो क्या किया कि ऑक्सीजन को मैंने 4 कर दिया। चलो, और यहाँ पर तो मेरा 1 ही है। तो यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन कितना था? यहाँ तो ऑलरेडी 4 था, पहले भी 4 था, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसे 1 इंटू 4 कर दिया। तो 1 इंटू 4 करके मेरे को आउटपुट कितना मिल गया? न्यू 4। तो यहाँ पर मैं न्यू में मेरा कितना आ जाएगा? यहाँ पे मेरा जो आफ्टर रिएक्शन चेंज एडिशन करने के बाद भी यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। चलो, एक चीज़ मेरी यहाँ बन गई। अब दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर क्या करी कि अब मैंने इसे 4 तो कर दिया। अब मैं अगर देखूँ तो इससे एक चेंज आ गया। जैसे मैंने यहाँ 4 किया तो क्वांटिटी तो सेम रही, लेकिन हाइड्रोजन की क्वांटिटी अब आप देखेंगे चेंज हो गई है। तो ये कितना हो गया? 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन हो गए। जबकि अगर मैं प्रोडक्ट में देखूं तो मेरे हाइड्रोजन कितने थे? 2 थे।
जो पहले तो बैलेंस था लेकिन अब इनबैलेंस हो गया, क्योंकि इस चेंज के कारण एक इनबैलेंस हो गया। तो अब मेरे को इस प्रोडक्ट में इसको बैलेंस करना होगा। तो कैसे बैलेंस करूँ, यहाँ 2 है, तो अगर 2 है तो मैं कितने मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ, मैं 4 मॉलिक्यूल H2 के ले लेता हूँ। तो उससे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल H2 के ले लिए। तो अब देखिए 4 इंटू 2 कितने हो गए, 8 एटम्स हो गए अब टोटल H के यहाँ पे। और यहाँ पर भी कितने हो गए H। तो यहाँ मैंने हाइड्रोजन में यहाँ कितने ऐड कर दिए, 4 कर दिए। तो यहाँ पे मैंने 4 कर दिए। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हो गए मेरे पास, ये मेरे अब टोटल जो मैंने यहाँ पे न्यू किया वो क्या किया, मैंने 4 किया यहाँ पे। तो टोटल अब मेरे पास कितने हो गए, 4 इंटू 2 8 हो गए। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 8। तो टोटल मेरे पास अब जो नए चेंज के साथ नए नंबर ऑफ एटम्स हो गए वो 8 हो गए। और यहाँ पर भी कितने हो गए, अब 8 हो गए। 4 इंटू 2 8 कर दिया मैंने यहाँ पर भी। तो 4 इंटू 2 अगर मैं देखूँ, जो इसका पहले थे नंबर ऑफ एटम्स वो 2 थे, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया। चलिए अब देखिए, अब दो चीज़ें हमारी बैलेंस हो गई हैं, 4 4 8 8 12 12 आ गया। अब तीसरी चीज़ क्या बच रही है मेरे पास, फेरस। तो Fe यहाँ पर कितना है, फेरस मेरे पास 3 है यहाँ पर। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मेरे पास 1 है। तो क्या मैं किसी तरह इसको 3 कर सकता हूँ, अगर मैं इसके नीचे Fe3 कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पर मैं 3 ले लेता हूँ। 3 मैंने Fe एलिमेंट्स ले लिए। तो 3 एटम्स ऑफ Fe यहाँ पर मेरे पास आ गए। पर मैंने इसका केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज किया, इसमें 3 नीचे नहीं किया, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया इसको। तो अब मेरा Fe यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो गया अब। और यहाँ पर कितना था, पहले भी 3 था, अब भी कितना है, 3 है। तो ये मेरे पास जो है न्यू कॉन्फ़िगरेशन मेरी यहाँ पे बन जाती है। तो अब आप देखिए मेरी न्यू कॉन्फ़िगरेशन जब बन रही है तो पूरे मैंने सारे बैलेंस हो गए क्या, अब मैं ये चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये Fe3 था, यहाँ पर भी 3 हो गया, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे भी 4 हो गया, यहाँ पे 8 था, यहाँ पर भी 8 हो गया। तो टोटल एटम्स टोटल कितने हो गए मेरे पास, यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी 15 है। तो ये इक्वेशन अब मेरी कैसे बन गई, ये इक्वेशन मेरी जो है अब बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई है। वो कितनी बन गई, 3Fe प्लस 4H2O is equals to Fe3SO4 प्लस 4H2O ओनली। तो ये मेरी बैलेंस इक्वेशन बन गई है। तो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। इसको हम कैसे लिखते होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो हमारा ऐसा होता है कि मेरे पास जो अनबैलेंस इक्वेशन थी वो क्या थी, Fe H2O Fe3O4 H2। अब जब मैंने इसे बैलेंस किया तो कितना हो गया, जो पीछे बैलेंस किया था 3 Fe के ले लिए थे मैंने, 4 इंटू 2 8 H के और 4 O के कर दिए थे, तो 4 सामने आ गया था। Fe3O4 मेरा वैसे ही रहा था और 4H2 यहाँ कर दिया था। तो अब आप देखेंगे अगर मैंने दोनों तरफ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल देखने तो कितने, 4 इंटू 2 8 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 4 इंटू 2 8 हैं। ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखने तो कितने हैं, O के 4 हैं, यहाँ पे 4 इंटू O हो गए तो 4 एटम्स हो गए। यहाँ पे Fe के कितने हैं, 3 इंटू Fe 3, और यहाँ पे कितने हैं, Fe के 3 एटम नीचे दिए हुए। तो ये चीज़, तो मैंने बिना कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज किए, सिर्फ उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी को चेंज करके मैंने इन दोनों को बैलेंस कर लिया। तो बेसिकली हम बैलेंस किस चीज़ के लिए कर रहे होते हैं, हमने एटॉमिक मास लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेम रखना होता है। जो उसका मास है वो हमने सेम रखना है, क्योंकि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये चीज़ हमने बस ध्यान रखनी होती है। तो उसी हिसाब से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इसमें एक स्टेप और ऐड हो जाता है कि हम इसकी स्टेट भी बता देते हैं कि भाई Fe जो है ये मैंने किस स्टेट में रखा है। तो कई बार हमें एक गिवन भी होता है, कई बार हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि भाई ये सॉलिड स्टेट में यहाँ पे Fe है, यहाँ पर गैस में। तो यहाँ पर देखिए सॉलिड स्टेट में Fe है मेरे पास, S लिख दिया, उसके लिए मैंने गैसियस स्टेट के लिए मैंने G लिख दिया H2O को। तो बेसिकली H2O गैसियस में कहने का मतलब ये है कि स्टीम के फॉर्म में है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। उसके बाद जो Fe3O4 है ये मेरे को किस फॉर्म में मिल रहा है, सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है। और यहाँ पर जो H2 है ये भी मुझे गैस के फॉर्म में मिल रहा है। तो ये मेरा कंप्लीट बैलेंसिंग हो जाती है सारे स्टेप्स मिला के। तो दिस इज हाउ वी यूज टू बैलेंस द इक्वेशन। इसको हम एक स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने एक फॉर्मूले के चारों तरफ बॉक्स बना लिया ताकि उस फॉर्मूले को हम बिल्कुल भी ना चेंज करें। उसके बाद हमने लिस्ट ऑफ एटम्स बना लिए, जैसे हमने टेबल बनाया था। फिर हमने उसको चेक करना शुरू किया कि सबसे ज़्यादा कंपाउंड जिसमें मैक्सिमम कौन से हैं। फिर हमने देखा कि वो कंपाउंड जिसमें मैक्सिमम है उसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट किसके पास मैक्सिमम एटम्स हैं, उसको हमने सबसे पहले चेंज करना शुरू किया। और धीरे धीरे फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट्स पर आते गए और उस हिसाब से हमने जो है उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बैलेंस कर दिया और बाद में हमने उसके स्टेट्स मेंशन कर दिए। तो ये हमारे पूरा एक स्टेप बाय स्टेप भी हो जाता है। So this is what we have to basically study in the balancing of
केमिकल इक्वेशंस। तो आई होप ये आप लोग को पूरा क्लियर हुआ हो कैसे करना है इस चीज़ को, और आप इसको समझ पाए हो। तो यहाँ पर हम आज का ये ट्यूटोरियल क्लोज करते हैं। मीट यू सून इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, जहाँ पे मैं उसको आपको आगे के टॉपिक्स जो हैं, रिएक्शंस क्या होते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। सो स्टे सेफ, स्टे होम, और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और एंड स्टडी हार्ड, अच्छे से पढ़ाई करें, ध्यान दें पढ़ाई पे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।